हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो समझेंगे जल संसाधन। ठीक है, देखिए यहाँ पे जल संसाधन देख सकते हैं कि पिंकी क्या तुमने टीवी का असम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी है। हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई है। रास्ते में कुछ आया, बर्बाद कर दिया, वो बहा ले गई। इस तरह सब देख सकते हैं कि हाँ चिंटू, मैंने देखा कि क्या आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। हम पानी के बिना क्या करेंगे। मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। सही बात है, कारखाना में जल की आवश्यकता तो होती होगी। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता है। कारखाने की भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की गई बिजली से भी चलता है। ठीक है, तो जल से क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, खाना बनाने के लिए जल चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए, जैसे अगर हमको सब्जी उगाना है तो जल चाहिए। ठीक है, पीना है तो जल चाहिए, मशीन के लिए भी जल चाहिए, बिजली उत्पादन करना है तो भी जल चाहिए। तो जल से क्या होता है, मशीन से बिजली उत्पादन हो सकती है। ठीक है, तो उत्पादन करना है बिजली का तो उसके लिए पानी चाहिए। उस तरह से जो है कारखाने में भी इसका आवश्यकता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि विभिन्न युगों में मानव नदियों में अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झील, पोखरे और मरुद्यानों के आसपास क्यों बसता है। मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो है लोग नदी के आसपास में बसते हैं या फिर झील के आसपास बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो है जल जो है आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। जल जो है आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, तो इसीलिए लोग जो है नदी के सामने बैठते हैं। ठीक है, नदी के सामने। आगे चलेंगे और देखेंगे। देखिए ध्यान से कि जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। मतलब 3/4 तो है, 3/4 ये तो पानी हिस्सा है, लेकिन पीने लायक पानी बहुत ही कम है। ठीक है, जल से घिरा हुआ। पृथ्वी जो है 3/4 जल से घिरा हुआ है, लेकिन पीने योग्य पानी बहुत ही कम है। इसलिए लिखा अलवणीय। अलवणीय का मतलब जिसमें नमक ना हो। सतह अफवाह और भौमजल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। नवीकरण का मतलब क्या होता है, जिसको हम बारंबार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अनवीकरणीय जिसको प्राप्त करने में बहुत लंबे समय तक लगता है, जैसे कोयला अनवीकरणीय स्रोत है, इसको प्राप्त करने में बहुत लंबा समय लगेगा। ठीक है, तो जल आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल का नवीकरण एक संसाधन है, तो विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसी है या कैसे है। ऐसे भविष्यवाणी क्यों की जा रही है। 2025 में 20 करोड़ लोग जल के नितांत कमी झेलेंगे। ये कहा जाएगा कि 2025 तक जो है लोग बहुत पानी की कमी को झेलेंगे। अभी हम देख रहे हैं है ना कि बारिश जो है बहुत बड़े स्तर पर हो रही है, लेकिन पीने योग्य पानी बहुत ही कम है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जल दुर्लभता और जल संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, यहाँ पे जल दुर्लभता और जल संरक्षण प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। जल के विशाल भंडार और उसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी ये सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल की दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हम जल की कमी की बात करें तो हम तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्र में सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई है और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती है। ठीक है, पनिहारों के चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता में, परंतु अधिकतया जल की कमी, इसके अवशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण के कारण होती है। मतलब पानी का जो है वितरण जो है ना, जल का वितरण असमान है। कहीं पानी का, जैसे आप जानते हैं कि मशीन राम ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र है असम का जहाँ पे भारी मात्रा में वर्षा होती है और उसमें अधिक मात्रा में वर्षा होती है, लेकिन पीने लायक पानी बहुत ही कम मात्रा में होती है। जबकि हमने कहा अभी कि 3/4 जो हिस्सा है वो पृथ्वी का पानी से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है हम पीने लायक पानी बहुत ही कम है। माने अलवणीय पानी जिसमें नमक की मात्रा ना हो, वो पीने लायक पानी बहुत ही कम है।
ऐसा क्यों होता है हम आगे धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या संभव है कि किसी भी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल की दुर्लभता अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम जल के बढ़ती मांग और उसके असमान, ठीक है, असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल की अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी जल संसाधनों की अतिशोषण करने ही संचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। संचित कृषि या सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, शुष्क कृषि तकनीक और सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में भी क्रांति लाने की आवश्यकता होती है। अब देखिए, चूँकि पानी जो है, ठीक है, पानी यानी जल की आवश्यकता तो है, जल के बिना खेती नहीं कर सकते हैं, तो जल जो है पर्याप्त मात्रा में खेती करने के लिए आवश्यकता है और जल के बिना हम खेती भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से कि अनाज भी नहीं उगा सकते हैं और अनाज अगर नहीं उगेगा तो कहीं ना कहीं जो है हमारा जो है महंगाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बढ़ जाएगी, क्योंकि सारा खेती जो है वो पानी पर भी निर्भर करता है। ठीक है, सारा जो खेती है वो पानी पर ही निर्भर करता है। इस तरह से देख सकते हैं स्कार्सिटी जो है, पानी की कमी, यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी रही है। ठीक है, जहाँ पे जो है पूरा भर चुका है, इस इलाके में अगर देखेंगे तो पानी जो है वो पूरा भर चुका है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पानी जो है वो अकाल पड़ा है। यहाँ देख सकते हैं कि पानी जो है वो अकाल पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, पानी की जो है कमी, स्कार्सिटी देख सकते हैं, यहाँ पे लोग लाइन पे लगे हुए हैं पानी के लिए। ठीक है, 1 by 1। तो कहीं जो है पानी की कमी देखने को मिलती है और कहीं पानी की अधिकता देखने को मिलती है, परंतु पीने लायक पानी जो है बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। आगे चलेंगे। आपने टेलीविज़न विज्ञापन में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप है जिसमें सिंचाई करने के उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भूमि जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता भी कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अर्थात जैसे बहुतों को ड्रिल करवा रहा है, समझ लीजिए यहाँ पे, और ये पंप की मात्रा यहाँ से जो है नलकूप के द्वारा जो है एक पाइप के द्वारा पानी इसको यहाँ से ले जाया जा रहा है। ठीक है, पानी यहाँ से ले जाया जा रहा है। जब पानी यहाँ से ले जाया जाएगा, जब यहाँ से पानी ले जाया जाएगा यहाँ से, और इस तरह से हेड पंप होता है ड्रिल की तरह, जब इस पर पानी जो ले जाया जाएगा तो बार बार जब इस पर पानी निकलेगा तो निकलने से क्या होगा कि जल का जो नीचे का स्तर है वो धीरे धीरे जल का नीचे का स्तर नीचे नीचे और जाते रहेगा, जिससे पानी अगर पहले खुदवाने से जो है सामने पानी मिलता था, उससे क्या होगा, भूमिजल का स्तर नीचे चला जाएगा। इससे क्या होगा कि नलकूप और कुएं अगर खुदवाएंगे बाद में तो उसके बाद पानी का स्तर धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। ठीक है, आगे आएंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है। विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घराने के रूप में फैली हुई है। उद्योग की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधन पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योग के अत्यधिक जल के अलावे उनके चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती जनसंख्या और जनसंख्या के शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती है, अपितु संबंधित समस्या का भी गहरा और अब शहरी आवास सीमित या कॉलोनिया पर नज़र अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, नज़र डालें तो अब पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसका कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधन की अति शोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। शहरों के लोग, जैसे गाँव के लोग तो पानी के महत्व को समझ रहे हैं, पर शहरों के लोग जो है पानी का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास जो है बहुत बड़े कैपिटल, बहुत बड़ी पूंजी जो है उनके पास है, और कैपिटल होने के कारण वो लोग जो है जल का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। और चूँकि शहर में यदि पानी का अत्यधिक मात्रा में दोहन होगा तो गांव स्तर पर भी जो पानी की कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आगे देखेंगे। कारण हो सकती है पिछले कुछ वर्षों से ये चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोग की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट, रसायन, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरक द्वारा प्रदूषण मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन JJM की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की विशेष रूप से
है ना, जीवन यापन को आसान बनाने में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्राप्त व्यक्ति 55 लीटर की सेवा स्तर पर पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, और स्रोत जो है यहाँ पे देखेंगे, अगर स्रोत तो सर्वेक्षण के द्वारा किया गया आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के पृष्ठ नंबर 357 में देखेंगे तो अपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग कि हम अपने जल संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन करें और स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षित अपने आजीविका और उत्पादन की क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारी प्राकृतिक परितंत्रों की निम्नलिखित होने से बचाएं। जल संसाधनों में अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है। ठीक है, और परिस्थितियां जो है संकट की और समस्या पैदा हो सकती है जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अपने प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर जल संरक्षण के लिए एक संक्षिप्त प्रस्ताव लिखें। ठीक है, जल संरक्षण जो है, जल का बचाव कैसे कर सकते हैं उसके बारे में एक टिप्पणी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखेंगे कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें, है ना। पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताने कि हमें प्राचीन काल में सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय, झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ। ठीक है, प्राचीन भारत में जल कृतियाँ, इसको आप पढ़ सकते हैं। अलग अलग पॉइंट्स जो है दिए हुआ है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है कलिंग के साथ, और यहाँ 14वीं शताब्दी में जो इल्तुतमिश के किस तरह से इसको आप ये सेल्फ स्टडी करेंगे, खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें खुद पढ़ने का कोशिश करेंगे। आगे चलेंगे, यहाँ देखेंगे ये दिखाया गया है हीराकुंड बांध। यहाँ आप देख सकते हैं हीराकुंड बांध के बारे में दिखाया गया है। ये देखिए हीराकुंड के बांध के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पे एक हीराकुंड बांध है। ठीक है, इस तरह से जो है पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है और आगे जो है किस तरह से दिखाया जाता है इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, बांध आखिर क्या होता है और हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक है। परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते हैं, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण और मनोरंजन, आंतरिक, है ना, नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांध को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य बहुत है। जहाँ एकत्रित जल के अनेक उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलज व्यास बेसिन में भाखड़ा नंगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वयन है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन का प्रबंधन उपागम के आधारित बहुउद्देशीय परियोजना को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया है। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। ठीक है, उनका मानना था कि परियोजना के चलते कृषि के ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। उसका यही मानना था। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए, ध्यान से देखिए कि इसमें ध्यान से देखिएगा कि पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए। नदियाँ पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिनके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी की तल अत्यधिक चट्टानी हो जाती है और नदी जलीय जीव आवासों को भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियाँ को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीव का नदियों का स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है।
बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशय द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टी और जल में डूब जाती है। ठीक है, जो कालांतर में अपघटित हो जाती है। नदी परियोजना पर उठी अधिकतर आपत्तियों उनके उद्देश्य में विफल हो जाने पर है। यह एक विडंबना है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, जलाशय में तलछट जमा होने से वे बाढ़ के आने के कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। ठीक है, यानी जो बांध बनाया जाता है वो पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है ताकि जो है वो बाढ़ को नियंत्रित कर पाए, लेकिन जलाशय में जो है जमावट के कारण जो है इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और कहीं ना कहीं से यही बाढ़ का कारण बन जाता है। ठीक है, इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। सही बात है, जैसे अगर पानी यहाँ है बहा के यहाँ ले जाएगा तो यहाँ के साथ बहुत सारी मिट्टी जो है यहाँ बह के आ जाएगी, जिससे क्या होगा, मृदा अपरदन भी होगा। ठीक है, बांध के जलाशय का तलछट जमा होने का अर्थ यह है कि वो तलछट से जो प्राकृतिक उर्वरक है बाढ़ के मैदान तक नहीं पहुंचती है, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। यह माना गया है कि बहुउद्देशीय योजना के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है। सही है, और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों कीटाणु जनित बीमारियों का प्रदूषण भी फैलता है। ठीक है, जब पानी यहाँ से यहाँ तक बह जाएगी तो उसमें बहुत सारे प्रदूषण जो है, बहुत सारे कीटाणु जो है यहाँ बह के आएंगे और ये जो है इस नदी में जो पानी बह के आएगा इसको प्रदूषित करेगा और इससे जो है कम्युनिकेबल डिजीज यानी जो संक्रामक बीमारी है वो फैल जाएगी। ठीक है, सिंचाई के कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया, जहाँ किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं का लवणीकरण जैसे गंभीर परिस्थितियां परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, अब इधर आइए, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश के सभी कृषि खेतों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई के कुछ साधनों तक पहुँच सुनिश्चित करती है, जिससे वांछित ग्रामीण समृद्धि आती है। इस कार्यक्रम के कुछ व्यापक उद्देश्य है कि जैसे खेतों में पानी की वास्तविक उपलब्धता को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत बुआई योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, अपव्यय को कम करने और अवधि और सीमा दोनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए खेती में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकी और सतत जल संरक्षण प्रणालियों को अपनाना आदि। इस तरह से जो है आप यहाँ पे जो है एक दिया गया है सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सेल्फ स्टडी का विषय है, ये आप खुद से घर में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए ये जो है अलग अलग नदी जो है यहाँ पे दिया गया है मानचित्र में। यहाँ पे जो है सिंधु नदी है, यहाँ सिंधु नदी इस तरह से जो है। ठीक है, ये चीन से जो है इधर से बहती हुई ये नदी सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यहाँ पे देखिए इसको सहायक नदी जो है ना, सतलज, चिनाब, अरबी झेलम जो है ये व्यास, इसके जो है ये सहायक नदियाँ हैं। और सहायक नदियाँ देखिए ये जो नदी जितने भी उद्गम होते हैं या तो जहाँ दो जगह पर नदी जो है वो समाहित होती है। एक तो ये अरब सागर में चल जाएगी, एक नदी अरब सागर में मिल जाएगी और दूसरा जो है ये बंगाल की खाड़ी में आके मिलती है। तो जहीं पे भी जो है ये मिलान बिंदु जो है दो जगह होगा, ये एक अरब सागर में, एक होगा आपका बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अलग अलग। और यहाँ पे देखिए और बहुत सारा नदी है, गोदावरी नदी, तापी नदी, हीराकुंड, महानदी, ये सब जो है बेतवा, केन, चंबल, ये सब है ना, कोसी नदी, ये अलग अलग नदियाँ हैं और इसका उपागम जो है अलग अलग जगह से होता है। ठीक है भाई, वर्षा जल संग्रहण किस तरह से होगा देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, बहुत से लोगों को मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजना के लाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इसकी सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक और व्यवहारिक विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकतानुसार वर्षा जल, भूमजल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। और पहाड़ों में, पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को गुल अथवा कुल जैसे वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती थी। मतलब पुल बनाया जाता था, जिससे क्या होता था कि जो पानी जो है वो एक रास्ते के थ्रू जो है ये आता था रास्ते के माध्यम से और अपने खेतों तक पहुंचाया जाता था। ठीक है,
सिंचाई के लिए बनाई जाती थी। पश्चिम भारत विशेषकर राजस्थान के पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण जो है संग्रहण का तरीका जो है आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को संचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले में जैसलमेर है ना, खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहाड़ इसके उदाहरण है। ये क्या करता था, वर्षा जल को जो है वो छत पे या फिर एक टैंक बना के जो है इकट्ठा करते थे ताकि जो है वर्षा जल इकट्ठा होगा और जब इसकी ज़रूरत पड़े तो खेतों में तो इसका यहीं से जो है पानी को उसका यूज़ कर सके, प्रयोग कर सकें। ठीक है, या पाइप के माध्यम से ड्रिल करके जो पाइप के माध्यम से जो है वो नीचे कर दिया जाता था और जो है वो जो वर्षा जल थे वो मिट्टी जो है धरती पे समा दिया जाता था। इससे क्या होता था कि जो पानी का स्तर बना रहता था। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्र में विशेषकर बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करता था। इसका आकार एक बड़े कमरे जितने हो सकता था। फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर और लंबा 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। ठीक है, और 2.44 मीटर टांका था। टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए होते थे। छत से वर्षा पानी इन नलों से होकर नीचे आता था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस तरह से लोग यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पे क्या वाटर हार्वेस्टिंग जो है, पानी देख सकते हैं आप। यहाँ जो है वो छाता को जो है उल्टा करके रखा गया है। यहाँ पे छाता को उल्टा करके रखा गया है, जैसे पानी को क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, संग्रहित कर रहे हैं। आगे चलेंगे, देखिए यहाँ पे, ठीक है, भूमिगत जल यहाँ पे जो है ग्रामीण तालाब बनाता है इस तरह से जो है ताकि पानी इकट्ठा हो सके। भूमिगत टांका तक पहुँचा जाता था जिसे कि एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। मतलब जो वर्षा का जो पहला जल था उसको नाला को या फिर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ तो उसको साफ करते थे और उसके बाद जो जब दूसरा बारिश होता था या दूसरा जब वर्षा होती थी तो उस पानी को इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, संग्रहित नहीं किया जाता था। उसको टांका में अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता था। इस जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाले जल स्रोत बनाता था। वर्षा जल में पालन पानी जैसे इसे इस क्षेत्र को पुकारा जाता था। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता था। कुछ घरों में तो टाँकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते थे क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु से गर्मी में राहत मिलती थी। ठीक है, इसमें ग्रीष्म ऋतु से राहत मिलती थी। पानी में उस तरह से इकट्ठा किया जाता था ताकि जब ग्रीष्म ऋतु मिले तो उसको आराम मिले। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टाँकों की सुविधा अभी भी है क्योंकि इन्हें नल को पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से बात भारत की कई ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथुर के ग्रामीण में अपने घर में जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में ये व्यवस्था है और इस गांव में वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग की जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचे के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र 3.4 को देखें। इस गांव को हर वर्ष लगभग 1000 मिलीलीटर वर्षा 1000 मिलीलीटर वर्षा होती है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से स्ट्रक्चर जो है बनाया हुआ है। अब यहाँ देखेंगे कि बांस टिप सिंचाई प्रणाली किस तरह से होती है। ठीक है, इस तरह से जो है वर्षा का पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और इस तरह से सिंचाई का प्रोसेस जो है चलता है। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में भी देखेंगे तो इस तरह से सिंचाई का जो है प्रोसेस चलता है। ठीक है, यहाँ देखिए कि हर 10 भराई के साथ यह संग्रहण दक्षता 80% है और घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 लीटर जल का संग्रहण और उपयोग कर सकते हैं। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग जो है 10 लाख लीटर के जल एकत्रित किया जाता है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं आप। और ये जो है अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्न जो है आपको दूसरे वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दिया जाएगा। अभी तक जितना आपने पढ़ा है
ठीक है। उसके बाद आप एक नया वीडियो अपलोड कर देंगे जिससे आपको सारा क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।